आज के वीडियो में हम 3 स्टोरीज लेकर आए हैं 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज से, लेकिन एक ही थीम इन तीनों को कनेक्ट करती है। इंडिया और इंडियन कंपनीज आर थिंकिंग बिगर, बोल्डर एंड ग्लोबल। पहली कहानी टाटा मोटर्स। एक टाइम था जब कंपनी का JLR का एक्विजिशन लोगों को रिस्की लगा था। आज वही JLR टाटा मोटर्स का ग्लोबल ज्वेल है। अब टाटा एक नए यूरोपियन जायंट को टारगेट कर रहा है और ये सिर्फ एक और डील नहीं है, ये एक ग्लोबल लीप का सिग्नल है। दूसरी कहानी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बैंक्स। पिछले 10 सालों में पब्लिक बैंक्स ने ग्राउंड को लूज किया, लेकिन अब प्रॉफिट्स और हेल्थ दोनों वापस स्ट्रांग हो चुके हैं। क्या वो अपना लॉस्ट डोमिनेंस वापस ला पाएंगे? और तीसरी कहानी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और एक सॉफ्ट ड्रिंक की रेसिपी। साउंड्स रैंडम, पर इससे कनेक्टेड है ग्लोबल एग्रीकल्चर और ट्रेड इकोनॉमिक्स और साथ ही इंडिया के लिए एक हिडन अपॉर्चुनिटी। हाय, मैं हूं गौरी और ये है मार्केट्स टुडे। लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन वन स्टोरी एट अ टाइम। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की बात हो और टाटा मोटर्स का जिक्र ना हो, इम्पॉसिबल। और टाटा मोटर्स का नाम आए तो एक बात है जो सबको याद आती है, जैगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR। वो एक्विजिशन जिस पे पूरी दुनिया ने क्वेश्चंस उठाए थे। इंडियन कंपनी ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड को कैसे चलाएगी, ये तो फेल हो जाएगा। और आज देखो, वही JLR टाटा के ग्लोबल पोर्टफोलियो का शाइनिंग ज्वेल है। आज वो कंपनी को उनका 71% रेवेन्यू भी देता है। टाटा मोटर्स ने न सिर्फ JLR का टर्न अराउंड किया, बल्कि अपनी ग्लोबल रेपुटेशन को भी एक जबरदस्त बूस्ट दिया। ये मूव एक प्रूफ था कि टाटा मोटर्स की ग्लोबल एक्विजिशंस का जजमेंट स्पॉट ऑन हो सकता है। अब वही टाटा मोटर्स एक और यूरोपियन नाम पर अपनी नजर टिका चुका है और ये नाम है इवेको, यूरोप की 4th लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मेकर। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ने एनली फैमिली को अप्रोच किया है इवेको का कंट्रोलिंग स्टेक लेने के लिए। इवेको और टाटा, क्या कनेक्शन है इनके बीच में? एक्चुअली कनेक्शन भी है और वो पुराना भी है। एनली फैमिली, जो कि फिएट के फाउंडर्स हैं और फरारी में भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके और टाटा मोटर्स के बीच पार्टनरशिप्स की एक हिस्ट्री रही है। तो फेमिलियर भी है, ट्रस्ट भी है, ग्राउंड वर्क रेडी है। पर टाटा मोटर्स का इवेको में इंटरेस्ट क्यों है? सिंपल, टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस इंडिया में लीडर है, लेकिन इनोवेशन और ग्लोबल टेक इकोसिस्टम में थोड़ी सी कमी रह गई है। प्लस टाटा का CV बिजनेस इंडिपेंडेंट लिस्टिंग के लिए भी तो रेडी हो रहा है। अब इवेको के पास है स्ट्रॉन्ग टेक कैपेबिलिटीज, यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे मार्केट्स में प्रेजेंस और ग्लोबल रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। तो ये एक्विजिशन टाटा को एक इंडिया से ग्लोबल लीप दे सकता है, जस्ट लाइक JLR डिड फॉर देयर पैसेंजर कार बिजनेस। एक और फन फैक्ट बताऊं, 2021 में चाइना के FAW ग्रुप ने इवेको को खरीदने का प्लान किया था। डील ऑलमोस्ट डन थी, लेकिन वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स और इटालियन गवर्नमेंट की ऑपोजिशन की वजह से ये डील कैंसिल हो गई। ये भी बताता है कि इवेको की रेपुटेशन काफी स्ट्रांग है और उसे एक स्ट्रेटेजिक एसेट माना जाता है। बट बिगर पिक्चर क्या है? ये सिर्फ एक और एक्विजिशन नहीं है, ये टाटा मोटर्स का सिग्नल है कि JLR के बाद भी उनका ग्लोबल एम्बिशन पूरी तरीके से अलाइव है। अब कमर्शियल व्हीकल्स में भी वो इंडिया का नाम ग्लोबल मैप पे और स्ट्रांगली लिखना चाहते हैं। और अगर ये डील होती है तो टाटा अपनी एक और JLR मूवमेंट रिपीट कर सकता है, इस बार CV सेगमेंट में। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, टाटा मोटर्स की नेक्स्ट ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक हो सकता है इवेको या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड स्टोरी की तरफ। अगर इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की बात हो और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की राइवलरी का जिक्र ना हो तो कहानी थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है। ये एक ऐसी रेस है जो पिछले कई सालों से चली आ रही है, कभी तेज कभी धीरे, लेकिन हमेशा एक्टिव। एक जमाना था जब टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास अपनी मेहनत की कमाई बिना सेकंड थॉट्स के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही डिपॉजिट करता था। वजह भी सिंपल थी, सरकारी बैंक पे लोगों को भरोसा था और एक इमोशनल अटैचमेंट भी कहीं ना कहीं था। लेकिन आज के टाइम में ये पिक्चर काफी बदल चुकी है। पिछले 10 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डिपॉजिट मार्केट शेयर 76% से गिरकर सिर्फ 56% रह गया है और वहीं प्राइवेट बैंक्स का शेयर 20% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया है। ये शिफ्ट कोई 1-2 साल की कहानी नहीं है, ये एक साइलेंट, स्लो और स्मार्ट टेक ओवर है जो प्राइवेट बैंक्स ने किया है, बेटर रिटर्न्स, बेटर सर्विस और बेटर टेक्नोलॉजी के दम पे। लेकिन इस शिफ्ट के पीछे एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट भी है।
2015 में आरबीआई ने एक मेजर क्लीन अप एक्सरसाइज शुरू की थी, एसेट क्वालिटी रिव्यू। यानी बैंक्स को अपने असली लॉसेस, अपने असली एनपीएस सब डिस्क्लोज करने को कहा गया। इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे पड़ा। कई पीएसबीज को आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस में डाल दिया, ना नए लोन्स, ना नए ब्रांचेस, ना अग्रेसिव एक्सपेंशन। नेचुरली जब पब्लिक बैंक्स पीछे हट रहे थे, तब प्राइवेट बैंक्स ने वो गैप कैप्चर करना शुरू कर दिया। बट आज की डेट में कहानी वापस थोड़ी पलट रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपनी हेल्थ को ड्रामेटिकली इंप्रूव किया है। 2015 में जहां उनका प्रोविजन कवरेज रेशियो सिर्फ 46% था, आज वो 93% के ऊपर है। कैपिटल भी पहले से काफी स्ट्रांग है और प्रॉफिट्स की बात करें तो नंबर्स खुद बोलते हैं। FY23 में 1.05 लाख करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट, FY24 में 1.41 लाख करोड़ और अब FY25 में 1.83 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है। बट वेट, पिक्चर अभी भी पूरी क्लियर नहीं है। आने वाले टाइम में आरबीआई रेट कट्स कर रहा है और उसका सीधा इंपैक्ट बैंक्स के मार्जिन्स पे पड़ेगा। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कट करता है तो इसका सीधा इंपैक्ट बैंक्स के बिजनेस पे पड़ता है। बैंक्स का मेन बिजनेस क्या होता है? लोन्स पे ज्यादा इंटरेस्ट कमाना और डिपॉजिट्स पे कम इंटरेस्ट देना। लेकिन जब रेट्स गिरते हैं तो बैंक्स को जो लोन्स पे मिलने वाला इंटरेस्ट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है और उन्हें डिपॉजिट्स पे तो पहले से ही फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस वजह से दोनों के बीच का गैप, जो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो कंप्रेस हो जाता है। सीधे अगर शब्दों में हम कहें तो बैंक के लिए पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का चैलेंज ये है कि उनके 80% से ज्यादा लोन्स फ्लोटिंग रेट पर हैं, मतलब कि जैसे ही रेट्स गिरेंगे उनका इनकम भी जल्दी से कम हो जाएगा। इसीलिए आने वाले टाइम में उनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। सो इस प्रेशर के बीच अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं अपने कस्टमर्स और डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटरेस्टिंग वेलनेस डिपॉजिट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसमें हाई वैल्यू डिपॉजिट्स के साथ हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी दिया जा रहा है। कैनरा बैंक ने इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड अकाउंट लॉन्च किया है, जिसमें बेनिफिट्स उनके बैलेंस से लिंक्ड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए वेल्थ हब्स को लॉन्च किया है, जहां पर पर्सनलाइज्ड वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। ये सारे एफर्ट्स देखा जाए ना तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इनोवेट कर रहे हैं। सिर्फ सरकारी होना अब काफी नहीं है, कंपटीशन में टिके रहने के लिए नए आइडियाज भी लाने पड़ेंगे। लेकिन प्राइवेट बैंक्स का एज अभी भी क्लियर है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, ब्रांच एक्सपेंशन और कस्टमर एक्सपीरियंस में अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है। अर्बन और सेमी अर्बन इंडिया में उनका ग्रिप अभी भी स्ट्रांग है। हायर इंटरेस्ट रेट्स, डिजिटल बैंकिंग, पर्सनलाइज्ड वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों ने प्राइवेट बैंक्स को रिटेल कस्टमर्स का गो टू बैंक बना दिया। और अब जब कंपटीशन बढ़ता है तो सबसे बड़ा फायदा हमेशा कस्टमर्स को होता है। या तो बेटर सर्विसेज मिलेंगी या फिर बेटर इंटरेस्ट। लेकिन अब एक ऑब्वियस सवाल भी है, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपना लॉस्ट ग्राउंड वापस ले सकते हैं? कहानी इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आज उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। अब असली रेस है ट्रस्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस जीतने की, जहां पर प्राइवेट बैंक्स डिजिटल फर्स्ट और प्रीमियम सर्विसेज में ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, वहीं पब्लिक बैंक्स भी धीरे धीरे नए आइडियाज और इनोवेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। सो क्लियरली ये एक लॉन्ग टर्म रेस है और देखना यह है कि आगे जाकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स सिर्फ प्रॉफिटेबल रहेंगे या फिर दोबारा से लोगों की पहली चॉइस बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, इस वॉर का फाइनल विनर कौन होने वाला है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टोरी की तरफ। अमेरिका की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती और जब बात हो डोनाल्ड ट्रंप की तो हेडलाइंस तो गारंटीड होते हैं। अभी रिसेंटली ट्रंप ने एक और इंटरेस्टिंग सजेशन दिया है। कोका कोला को ये बोला है कि वो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स की रेसिपी को बदल डालें। स्पेसिफिकली ट्रंप ये कह रहे हैं कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यानी कि HFCS को हटाओ और वापस ओल्ड स्कूल केन शुगर लाओ, जो सपोजिटली हेल्दियर ऑप्शन है। सुनने में तो ये सिंपल लगता है, बट इसका कनेक्शन सिर्फ टेस्ट या फिर हेल्थ से नहीं है, पूरा इकोनॉमिक्स से है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्न प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है और कॉर्न सिर्फ खाने पीने तक लिमिटेड नहीं है। इथेनॉल फ्यूल, बेक्ड गुड्स, सॉसेस, जैम्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब जगह कॉर्न है। HFCS यानी कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इसी कॉर्न का एक सुपर चीप बाई प्रोडक्ट है और इस वजह से 1980s के बाद से कोका कोला और कई US कंपनीज ने केन शुगर को साइड कर दिया और HFCS को अपना लिया। क्यों? सिंपल बिजनेस मैथ। HFCS चीप है
केन शुगर कॉस्टली है, प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर। लेकिन इंडिया और मेक्सिको जैसे देशों में अब भी कोका कोला केन शुगर ही यूज करता है, क्योंकि यहाँ शुगर केन काफी चीप और इजीली अवेलेबल है। अब अगर ट्रम्प के कहने पर कोका कोला और बाकी फूड कंपनीज केन शुगर पे शिफ्ट करते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे पड़ेगा। फर्स्ट, यूएस सिर्फ 4 मिलियन टन केन शुगर प्रोड्यूस करता है, लेकिन 12.5 मिलियन टन कंज्यूम करता है। बाकी का गैप इंपोर्ट से भरता है। अगर डिमांड बढ़ गई तो इंपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। सेकेंडली, कॉर्न चीप है, शुगर एक्सपेंसिव। आज के रेट पे कॉर्न सिर्फ 50% चीप है। अगर कोका कोला शुगर पे शिफ्ट करता है तो उनके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से 69,000 करोड़ रुपीस तक का एक्स्ट्रा कॉस्ट आ सकता है। एंड रिमेंबर, अगर HFCS की डिमांड घट गई तो कॉर्न फार्मर्स को लगभग 17,000 करोड़ का लॉस हो सकता है। बट वेट, इंडिया जैसी कंट्रीज जहां केन शुगर का सरप्लस है, उनके लिए ये गोल्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड तेजी से बढ़ सकती है। तो अब कोका कोला क्या करेगा? आज कोका कोला सिर्फ एक बेवरेज कंपनी नहीं है, ये यूएस इकोनॉमी का इंटीग्रल पार्ट है। उनके लिए रेसिपी चेंज करना सिर्फ हेल्थ या फिर टेस्ट का मैटर नहीं है, ये पूरा सप्लाई चेन, सोर्सिंग और कॉस्टिंग का बवाल है। और ट्रम्प का जो स्लोगन है, मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट अलग है, पर इकोनॉमिक फीसिबिलिटी अभी भी क्वेश्चन मार्क पर है। लेट्स सी कौन जीतता है, हेल्थ, इकोनॉमिक्स या फिर मार्केटिंग। तो ये थी आज की 3 इंपैक्टफुल स्टोरीज। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? टेल मी इन द कमेंट्स। मिलते हैं मार्केट्स टुडे के नेक्स्ट एपिसोड में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.